अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़े थे हिजाब जिसके राइटर है आमना खान। लेट्स स्टार्ट। आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट फौज में आना चाहते होंगे। उनका ख्वाब होगा वो आर्मी ज्वाइन करें। बहुत सारी यहाँ पे मौजूद लड़कियाँ फौजी के ख्वाब देखती होंगी। बहुत सारे लोग मेरी तरह मेजर बनना चाहते होंगे जैसे मैंने चाहा था। मगर आज मुझे बहुत अफसोस है, मैं मेजर क्यों हूँ? मैं एक उस्ताद क्यों नहीं हूँ? ऐसा उस्ताद जिसके शागिर्द उसको एक नज़र देखने इतनी दूर आए हैं, जिसकी सेहतयाबी के लिए हाथ उठाए हुए हैं, जो धूप में भी उसके लिए खड़े हैं, जिन्होंने बारिश की भी परवाह नहीं की। उनको मंजूर नहीं है कि वो अपने उस्ताद को देखे भी ना जाए। मुझे बहुत अफसोस है आज। काश मैं भी एक उस्ताद होता। वो यूनिफॉर्म पहने वहां खड़े हर स्टूडेंट की तरफ देख रहा था, जैसे उनसे खिताब कर रहा हो, जैसे उनको शाबाश दे रहा हो। आर्मी वाले की दाद भी एक अलग ही सुरूर देती है, मुर्दा कौमों को दोबारा से जिंदा करती है। मगर वहां तो हर कोई जिंदा था, अपने उस्ताद को देखने का मुंतजिर था। मेजर का खिताब उनके खून को और गर्म कर रहा था, उनमें और जोश और वलवला पैदा कर रहा था। आजकल मुझे लगता है एक उस्ताद की कोई इज्जत नहीं रही। वो एक 15-20 हज़ार कमाने वाला एक मजदूर बन के रह गया है, जो पूरा महीना मेहनत करता है और महीने के आखिर में अपनी मेहनत का पूरा पूरा सिला भी वसूल नहीं करता। मगर आज मुझे अंदाज़ा हो गया, एक उस्ताद की आज भी वही इज्जत है जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। आप लोगों ने साबित किया है, अपना शागिर्द होना साबित किया है। आपने अपने उस्ताद का मुकाम साबित किया है। वो जो अंदर बिस्तर मर्ज पर पड़ा है, उसका क्या मुकाम है? मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसको इतनी ज़िंदगी दे कि वो अपनी आंखों से देखे, अपनी आंखों से अपनी इज्जत देखे, जो उसके स्टूडेंट उसके करते हैं, जिसके लिए वो इस बारिश में खड़े हैं। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिलती है तो मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे इस ज़िंदगी में मेजर नहीं बनना बल्कि एक उस्ताद बनना है, जिसको देखने उसके स्टूडेंट आए। बेशक मुझे बढ़ने पे तोपों की सलामी ना दी जाए, बेशक मेरी कब्रों पे फूल ना चढ़ाए जाए, मुझे बस ऐसे हाथ उठाने वाले तालिब इल्म दिए जाएं जो मेरी ज़िंदगी की दुआ करें, मेरे मरने के बाद मुझे याद रखें। जुनैद, मुझे बहुत खुशी है तुम ऐसे इदारे में काम करते हो जहाँ उस्ताद को ऐसी इज्जत, ऐसा मुकाम दिया जाता है। वहाँ मौजूद स्टूडेंट से बात करते करते वो सामने खड़े अपने दोस्त की तरफ मुड़े, जिसके तालिब इल्मों ने उसकी छाती चौड़ी कर दी थी। वो कुछ वक्त पहले जिस दोस्त पे फख्र कर रहा था, अब उससे खुद पे फख्र होने लगा था, ऐसा फख्र जो उसके स्टूडेंट ने उसको दिया था। वो उसे अपने बाजुओं पे उठाए उसके कमरे में ले जा रहा था। हर कोई इन दोनों बहन भाइयों को देख रहा था, मुसलसल मुस्कुरा रहा था। कोई ऐसा भी भाई होता है जो अपनी बहन को अपने बाजुओं पे उठाए ले जाए? वो मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी, जो आगे चलता जा रहा था। उसने उसकी गर्दन के गिर्द अपने दोनों बाजू कर रखे थे। वो लोगों को मुस्कुराता हुआ देखता, फिर अपनी बहन की तरफ देखता और खुद भी मुस्कुरा देता। कितनी मोटी हो ना तुम, इसने मसनूई से अंदाज में थकते हुए कहा। क्या क्या मैं मोटी हूँ? ये देखिए मेरी हड्डियां ही तो है। इसने बुरा मुंह बनाते हुए अपनी एक बाजू को आगे किया, जो ऑपरेशन के बाद मजीद कमजोर हुई थी। थोड़ा खाया करो, मेरी बाजू टूट गई है। एक बार फिर उसने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। उसको पता था वो मजाक में भी मोटी लफ्ज को अपने दिल पे ले लेती है। वैसे भी उसका चिड़िया जितना दिल इतना मजाक बर्दाश्त भी नहीं करता था। या तो वो रोना शुरू हो जाती थी या फिर अपना सारा गुस्सा दूसरे बंदे पर उतार देती थी। गुस्से के मामले में वो वैसे भी बहुत बुरी थी। वो अपना गुस्सा कभी दिल में नहीं रखती थी, हमेशा दूसरे के मुंह पर बोला करती, चाहे अगले बंदे को अच्छा लगे या बुरा। वो लिहाज रखने वालों में से नहीं थी, गलत बात अगले के मुंह पे मार दिया करती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि वो बर्दाश्त कर जाए, पर जान की मोहब्बत में उसने बहुत लोगों को अपनी नफरत का मरकज बनाया था। उसकी मोहब्बत में उसे बहुत लोगों से नफरत हुई थी, ऐसी नफरत कि वो लोगों को देखना भी गवारा नहीं करती थी। फिर उसी मोहब्बत ने उसको मोम बनाया कि कोई उसको गालियां भी देता तो वो खामोश हो जाती, मुस्कुरा देती, फिर घंटों सोचती रहती, क्या ये वही है जिसके सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी? आज लोग उस पर बात करते हैं और वो मुस्कुरा के चुप हो जाती है। कि मोहब्बत इंसान को इतना झुका देती है कि बंदा अपने आप में ही मर जाए। मोहब्बतें कामयाब होते इंसान को मगरूर कर देती हैं, और फिर जब वही मोहब्बतें नाकाम हो जाए तो इंसान को मजबूर कर देती हैं, इतना मजबूर कि वह दुनिया से किनारा कश हो जाता है, हर ताल्लुक से ला ताल्लुक हो जाता है, अपना आप भूल जाता है, महबूब के रंग में रंग जाता है। उसका जिस्म तो उसका होता है, मगर रूह रूह में महबूब की होती है। क्या सोच रही हो मोटो? उसने एक बार फिर
اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کی باہوں میں ہی سو گئی ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ اور موٹی کہا نا مجھے تو میں نے یہی اتر جانا ہے۔ اب کی بار وہ باقاعدہ خفا ہوئی تھی، جیسے وہ مکمل خاموشی چاہتی ہو، اتنی خاموشی کہ ایک ایک منٹ محسوس کرے، اپنے وجدان کے پاس جانے کا ایک ایک لمحہ یاد رکھے۔ سر، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مدثر نے میجر کے پاس آتے ہوئے بہت معصومیت سے کہا، جیسے اس نے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو، معصومیت کا ریکارڈ توڑے ہیں مدثر صاحب۔ انہوں نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، جیسے ہم تو اس کے جانتے ہی نہیں ہے نا، ایسے معصوم بنا ہوا ہے ادھر۔ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو میجر کے سامنے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ جی جی بیٹا بولو۔ میجر ویسے بھی ان سب سے بہت متاثر ہوا تھا، دوسرا وہ اس کے دوست کے اسٹوڈنٹ تھے، اس کے لیے قابل عزت تھے۔ سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وجی سر کو ہوش میں آنے کے بعد ہم سب ایک ساتھ ان کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے، تاکہ ہم ایک ساتھ ان کو ملے، ان کو سرپرائز دیں۔ نرسری نے ایک بار نظریں اٹھائی، اسی کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں نیچے کر لی۔ وہ ویسے بھی آرمی والوں سے بہت ڈرتا تھا، آج تو پھر اس کے سامنے ایک میجر کھڑا تھا۔ جی بیٹا، آپ کے سر کو ہم روم میں شفٹ کر لیں، آپ سب ایک ہی دفعہ ان سے مل لینا، مگر یاد رہے ہاسپٹل میں جو دوسرے پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہو۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرم انداز میں کہا، تھینک یو سو مچ سر، آپ بالکل بھی اس بات کی فکر نہ کریں، ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ نے اظہار تشکر کیا، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، ہر کوئی بے چینی سے اپنے ہیرو سے ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ مستان بھائی کہاں ہے؟ سلطان نے بہن کو اٹھائے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ وہاں موجود سب اسی کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، سب اس لڑکی کو دیکھنے جو نظریں جھکائے ہوئے بھائی کی گردن میں بازو ڈالے ہوئے تھی۔ وہاں موجود دو شخص اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ دونوں اس کے پاس آئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ان کو امید نہ تھی کہ وہ لڑکی بھی یہی ہوگی اور اس حالت میں ہوگی۔ کیا ہوا زرمینہ گل؟ وجدان کی والدہ پریشانی سے اس کی طرف آئی اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک نظر پورا اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہو۔ کیا ہوا اس کو؟ وہ اتنی زرد کیوں ہو گئی ہے؟ وہ خود چل کے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بھائی، مجھے نیچے اتار دے، اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، جیسے اس نے سرگوشی کی ہو۔ لیکن زرمینہ گل، اس نے ایک نظر اسی کی طرف دیکھا جیسے اس کو بتانا چاہتا ہو وہ ابھی چل نہیں سکتی، چل تو کیا، وہ تو ابھی صحیح سے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ چاند جی، مجھے اتار دینا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک بار پھر اسی کی طرف دیکھا، اپنا بازو اس کے گردن سے آگے کیا جس سے وہ خود نیچے اترنا چاہتی ہو، اگر وہ اس کو نیچے نہیں اتارے گا تو وہ خود ہی اتر جائے گی۔ کیا ہوا زرمینہ گل کو؟ اب کی بار انہوں نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپریشن ہوا ہے اس کا، ایک کڈنی نکالی ہے اس کی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظروں کو جھکا کر کہا۔ وہ لوگ ویسے بھی لڑکیوں میں نظریں نہیں اٹھاتے تھے، اب بھی اگر بات ان کی بہن کی نہ ہوتی تو وہ کبھی یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ کیا؟ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، وہ اپنے بیٹے کو بھول گئی، اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو ان کے بیٹے کی پسند تھی، اس کی چاہت تھی۔ جان جی، اب کی بار اس نے پھر بھائی کی طرف دیکھا جو اس کو نیچے اتارنا بھول گیا تھا۔ اس نے آرام سے اس کو نیچے اتارا، نیچے قدم رکھتے ہی اس کو لگا جیسے وہ گر جائے گی، وہ اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گی۔ درد کی ٹیسیں اس کے سارے وجود میں اترنے لگی، اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا، درد کی لہریں اس کے چہرے پر آنے لگی جیسے وہ درد سے یہیں بیٹھ جائے گی۔ سرمینا، فاطمہ نے اس کو بیٹھتا دیکھا جیسے وہ بیٹھ رہی ہو، وہ جلدی جلدی اس کے پاس آئی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو جب وہ اپنے وجدان کی محبوبہ کو دیکھے، اس کو ملے، اس کو اپنے دل سے لگائے، اس کو پیار دے۔ میرے وجدان کی ملکہ، اس نے ایک لمحے کو اس کو پیچھے کیا، اس کے آنسوؤں میں بہتا چہرہ اوپر کیا، اس کے ماتھے پہ پیار کیا، اس کو ملکہ کا خطاب دیا جو اس کے وجدان نے برسوں پہلے اسے دیا تھا۔ وہ وہاں موجود کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے اس کے ماں باپ کے جو اس کے گھر آئے تھے، جن کو اس نے دیکھا تھا، بس وہ اتنا ہی جانتی تھی یہ پانچوں لڑکیاں اس کی بہنیں ہیں جو اس کو اتنی محبت سے دیکھ رہی ہیں، اس پہ رشک کر رہی ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہو تم، ہمارا ایک لوتا بھائی تم پہ جان دیتا ہے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، اپنی چادر ٹھیک کی، فاطمہ کے بازوؤں کے سہارے میں کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پہ درد بھری ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے کتنا انتظار کیا تھا اس کے گھر والوں میں سے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا، آج وہ وقت آ گیا تھا، سب وہاں موجود تھے، بس وہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، جس کی نسبت سے وہ سارے رشتے اس کے اپنے ہوئے تھے۔ بابا جان، مجھے نہیں لگتا وجدان بچ سکے گا، سرمینا کے جانے کے بعد وہ اس کے بیڈ پر بیٹھے ہوئے باپ کو کہہ رہا تھا۔ ان کو پتا تھا سرمینا کی زندگی کے لیے وجدان کی سانسیں کتنی ضروری ہیں، اگر وجدان مر گیا تو سرمینا بھی نہیں بچ سکے گی۔ بس بچے دعا کرو خدا اس کو بچا لے۔ ابراہیم صاحب نے درد بھری ایک آہ لی، نظروں کو اوپر کیا جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہوں،
उस लड़के को बचा लें जिसमें उनकी बेटी की सांसें बसती हैं। बाबा जान, वो बच भी गया तो क्या हो जाएगा? वो लड़का सारी जिंदगी अपने पैरों पर चल नहीं सकेगा। मैंने उसके डॉक्टर से पूछा था, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसके बचने की भी। शहाब ने बाप के सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या फुस्तान सारी जिंदगी चल नहीं सकेगा? दादी अम्मा ने दिल पर हाथ रखते हुए एकदम पूछा, जैसे उनके जिस्म में करंट लगा हो। उनको बिल्कुल भी ऐसी अनहोनी की उम्मीद ना हो। जी दादी अम्मा, मैं ठीक कह रहा हूँ। शहाब ने अब की बार दादी अम्मा को देखा, जो फटी आंखों के साथ उसे देखे जा रही थी। ना बड़ा, वो बच्चा भी जाए बेशक, वो बच भी जाए बेशक, हम अपनी बच्ची की शादी कभी भी उसके साथ ही करवाएंगे। दादी अम्मा ने इब्राहिम साहब की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाया। अम्मा, ये मुमकिन नहीं है। अब जरमीना गुल इसके बगैर नहीं रह सकती। रुकैया बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जैसे अम्मा से ज्यादा उनको धचका लगा हो। वो अम्मा की बात से इत्तेफाक रखती हो, मगर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए उसको मजबूर होना कबूल कर रही हो। कैसे मुमकिन है ये? पूरी जिंदगी का सवाल है बहू। पूरी जिंदगी एक बंदा चल नहीं सकता तो अपनी बीवी को खिलाएगा क्या? मोहब्बत से पेट नहीं भरता। वो पूरी जिंदगी एक अपाहिज के साथ कैसे गुजारा करेगी जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता? बड़ा, मैं बता रही हूँ, ये शादी कभी नहीं हो सकता। उन्होंने वहां मौजूद सबको देखते हुए कहा, जैसे ये उनका आखिरी फैसला हो। इसके बाद मजीद कोई बात ना करे। दादी अम्मा, पोती तो आपकी भी मुकम्मल नहीं रही अब। सुल्तान ने दादी अम्मा की बात सुनते हुए कहा। सबने मुड़ के उसको देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा अकेला खड़ा था। कुछ वक्त पहले जो उसके साथ गई थी, वापसी पे साथ नहीं थी। बताए ना अम्मा जी, आपकी पोती मुकम्मल है। एक गुर्दा नहीं है उसका, जिस्म पे टांके ही टांके हैं। खून का एक कतरा उसमें अपना नहीं है। एक कदम वो चल नहीं सकती। जब तक जिंदा है रोज ढेरों दवाइयां खाएगी। तो बताएं, कौन सा शहजादा आएगा उसके लिए? आज पहली दफा ऐसा हुआ था किसी ने अम्मा जी के फैसले पे इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया था। वरना वो तो क्या, उसके बाप को भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके सामने कुछ बोले। चल तो सकती है नजर मीना गुल? उसकी इस बात पे दादी अम्मा ने सख्त लहजे में उससे पूछा। चलने से कुछ नहीं होता दादी अम्मा। हर मर्द को एक मुकम्मल औरत चाहिए होती है। आपके पोते ने तो इसकी यूनिवर्सिटी जाने पे रिश्ते से इनकार कर दिया था। तो बताएं, कौन सा मुकम्मल मर्द उससे शादी करेगा? सुल्तान उसको हकीकत बता रहा था। पोते की बात पे उसने सामने खड़े ताया को देखा था, जिन्होंने फौरन अपनी नजर झुका ली थी, जैसे वो अपने बेटे की इस हरकत से आज तक शर्मिंदा हो। सुल्तान, तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो? तुम लोगों का बाप अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि मेरे सामने बैठे हुए तुम मेरी माँ से इस अंदाज में बात करो? मुझे मजबूर नहीं करना मैं उठूं और तुम्हारे मुंह पर लगाऊं। वो जो कब से इतने दिनों से खामोश थे, आज बोले थे, और ऐसा बोले थे कि सामने खड़े लड़के की टांगे कांपने लगी। उसने एक नजर अपनी माँ को देखा, जिन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखे हुए उसे चुप होने का इशारा किया। रही बात जरमीना गुल की शादी की, तो जो मेरी माँ का फैसला है वही मेरा है। जो अम्मा चाहेगी वही होगा। उसे हैरत से अपने बाप को देखा, जो कुछ वक्त पहले मॉम था, तब वो एक बाप था, सिर्फ एक बाप। अब वो एक बेटा भी था, जिसने अपनी माँ के हुक्म का पास रखना था। डॉक्टर साहब, बच्ची को अंदर जाने दे। वो आईसीयू में था, बेहोश था। डॉक्टर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वो कब से वहां बैठी थी, उसको देखने की मुंतजिर थी। कब से उसके माँ बाप डॉक्टर की मिन्नतें कर रहे थे। न जाने वो कैसे माँ बाप थे जो अपने दिल पर पत्थर रखे हुए थे। वो अपने जाने की मिन्नतें नहीं कर रहे थे, वो तो इस लड़की की मंजूरी की इल्तिजा कर रहे थे, जो उनके बेटे की मोहब्बत थी। उनके बेटे के लिए सर पर चादर किए नजरें झुकाए, आंखों में आंसू लिए वहां बैठी थी। क्या बात है डॉक्टर वहीद? डॉक्टर ने दूर से आते हुए वहां खड़े लोगों को देखा, जो डॉक्टर को कुछ कह रहे थे, और मुसलसल नफे में सर हिला रहा था। डॉक्टर शाह, ये विजदान शाह से मिलना चाहते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इनको इजाजत दें। और इन्हें चादर में बैठी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या लगती हैं आप विजदान की? उसे उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, जो चेहरे पर दर्द लिए नजरें झुकाए बैठी थी। वो जानती थी उसके डॉक्टर ने उससे पूछा है। वो उसको जवाब नहीं देना चाहती थी। वो जवाब देती भी तो क्या कहती? कौन है वो उसकी? क्या रिश्ता है उसके साथ उसका? उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, कहने के लिए कुछ भी नहीं था। बहू है ये इनकी। उसने नजरें उठा के ऊपर देखा। सामने उसका बाप खड़ा था। सबने हैरत से उसको देखा, जो मुस्कुराते चेहरे के साथ उसको विजदान की बीवी कह रहा था। सामने खड़े शख्स की बहू कह रहा था। इब्राहिम खां साहब की बात सुनते ही वो उनके पास गए, उनको अपने दिल से लगाया। वो जबान का पक्का पठान था, अपनी बेटी की दी हुई जबान से मुकर नहीं सकता था। माँ के हुक्म को उसने अपनी दी हुई जबान से अफजल रखा। उसी माँ ने एक बार फिर उनको हुक्म दिया, समीना गुल की खुशियों को बहाल करने का हुक्म।
बीबी साहिबा, आपकी अमानत है ये मेरे पास, जब चाहे ले जाए। इब्राहिम साहब ने नजरें झुकाते हुए इनकी तरफ रुख किया। वो जो रो रही थी एक बार फिर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उन्होंने एक बार फिर वहां बैठी लड़की को देखा, एक बार फिर इसको अपने सीने से लगाया, उसका प्यार किया। पहले जब उन्होंने उसको देखा था, इस वक्त वो सिर्फ विजदान की पसंद थी, आज वो उसकी होने वाली बीवी के रूप में उनके सामने बैठी थी। शर्मिला गुल, कहाँ हो तुम? फिजा ने हॉस्पिटल के गेट को पकड़ते हुए अपने दिल में कहा। जैसे वो उसका नाम लेगी और वो उसके सामने हाजिर हो जाएगी, उसकी आंखों पर हाथ रखे खामोशी हो जाएगी। उसकी आंखों पे हाथ रखते ही अपनी आंखें बंद कर लेगी, अपने होठों को दांतों में दबाएगी। होठ को अंदर करने से उसका डिंपल और गहरा हो जाएगा और वो उसके हाथों पर हाथ रखकर मेरी जान बोलेगी। उसका शरारती सा अंदाज एकदम नाराजगी में बदल जाएगा, उसके हाथों की गिरफ्त कमजोर पड़ जाएगी। कैसे पहचान लेती हो तुम मुझे? आंखों पर हाथ रखे वो नाराजगी से उससे बोलेगी और वो उसके दोनों हाथ थोड़ा सा नीचे करके अपने होठों से लगाएगी, उन हाथों को बारी बारी चूमेगी। मुझे खुशबू आती है आपकी। वो जो नाराज हुई थी एकदम मान जाएगी, अपने हाथ उसके गर्दन के गिर्द ले जाएगी और उसको गले से लगा लेगी। जाना, सबकी सोचों का साथ टूटा। उसको वही आवाज आई जिसको सुनने के लिए वो तरस गई थी। ये तो वही आवाज है, उसी की आवाज। वो फौरन पीछे मुड़ी, इधर उधर देखा, वहां तो कोई नहीं था। वो आवाज कहाँ से आई थी? वो फिर से यहाँ वहाँ देखने लगी जैसे वो उसको नजर आ जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नजदीक तो क्या, उसको दूर भी नजर नहीं आई। एक बार फिर वो आगे गेट के पास खड़ी हो गई, अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए। वो गेट के बिल्कुल साथ खड़े होना चाहती थी। जैसे ही उनको अंदर जाने की इजाजत मिले, सबसे पहले वो उसके पास पहुंचे, उसको एक नजर देखे, उसके साथ लड़े, अपने पैरों की दोनों जूतियां उसके सर में लगाए और वो सर झुकाए उसके सामने खड़ी हो। लो, और मारो। ठीक है, आप जाएं अंदर। डॉक्टर शाह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों हाथों को अपनी गोद में रखकर बैठी थी, जैसे वो सोच रही हो वो कैसे देखेगी इसको, क्या बात करेगी उससे, कैसे बताएगी उसको कि मर जाएगी वो तुम्हारे बगैर। क्या वो उसकी खातिर उठ जाएगा? क्या वो उसकी खातिर थोड़ा सा उसके संग जिएगा? क्या वो मोहब्बत के इकरार पे उसको वही पाकीज़ा हस्ती समझेगा? क्या वो भी इसकी जिंदगी में उन लड़कियों की लिस्ट में आ जाएगी जिनसे वो अपनी जान छुड़वाता है? क्या कबूल करेगा वो उसकी पाकीज़ा मोहब्बत? जरमीना, फातिमा ने उसको गहरी सोचों में डूबता देखा, उसको आराम से हिलाया, जैसे उनको एक बार फिर कह रही हो, तुम जा सकती हो अब अंदर। उसने फातिमा की तरफ देखा, वो समझ गई थी उसको उठना है, अब जाना है अंदर। उसने अपना एक हाथ कुर्सी पे रखा, जैसे एक हाथ पे जोर अपना न उठना चाहती हो। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो उठ नहीं पा रही थी। सबर, सरमीना, मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। फातिमा उसके बाजू से पकड़कर ऊपर किया, उसको अपने कंधे का सहारा दिया। वो उठ के खड़ी हुई, उसे दरवाजे को देखने लगी जहाँ उसका विजदान था। डॉक्टर शाह, जल्दी अंदर आए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। वो उसी दरवाजे को देखते वहां से एक नर्स भागती हुई बाहर निकली, डॉक्टर के मरीज की इत्तला दी और इस रफ्तार से भागती हुई अंदर गई। वो जो सहारा लेके उठी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। जुनैद, क्या सोचा है तुम लोगों ने फिर? अगर विजदान सारी जिंदगी ऐसे ही रहता है तो यूनिवर्सिटी वाले उसके लिए क्या स्टेप लेंगे, क्या इकदाम करेंगे? कुछ भी हो, वो आप लोगों की फैकल्टी का मेंबर है और जिस तरह से उसके लिए स्टूडेंट निकले हैं, इसका यही मतलब है बहुत मशहूर शख्सियत है वो यूनिवर्सिटी की। मेजर ने अपने ऑफिस में बैठे हुए प्रिंसिपल को कहा। ऐसा कैसे हो सकता है मेजर साहब, हम उसको उसके मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दें, जबकि हमें पता है वो अपने माँ बाप का वाहिद सहारा है। मैंने सोच रखा है उसके लिए कुछ, मुझे पूरा यकीन है वो व्हीलचेयर पे भी हुआ वो यूनिवर्सिटी ज़रूर आएगा। अगर वो ना भी आया, हम घर में उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का बंदोबस्त करेंगे, उसके स्टूडेंट उससे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। हम हर महीने उसका सैलरी उसके घर पहुँचा दिया करेंगे। जब तक मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, सब उसके हक में बेहतर होता रहेगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर सोच रखा होगा। वैसे भी वो इतना काबिल है कि वो अपने लिए खुद भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगा, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा और वो उन लोगों के लिए खुद को मिसाल बना लेगा जो अपने पैरों पर चल नहीं सकते, खुद को दूसरों के रहम करम पर छोड़ देते हैं। मुझे यकीन है वजदान खुद को इस हालत में भी अपने हीरो वाली पोस्ट से नीचे नहीं गिरने देगा। उन्होंने हाथ में चाय का कप पकड़े मुस्कुराते हुए एक मान से कहा, वो मान जो उनको विजदान पे था, जो उसने कभी तोड़ा नहीं था। आप अंदर क्यों आ गई है? आप प्लीज बाहर जाएं। वो अपनी कमर पर हाथ रखे एक एक कदम चलकर अंदर आ रही थी, जिससे दर्द की शिद्दत से उससे चला ना जा रहा हो। डॉक्टर ने उसको दरवाजे पे देखते हुए बाहर निकलने का कहा। वो कहाँ बाहर निकलने को आई थी, वो तो यही अंदर आने के लिए थी। डॉक्टर की बात को नजरअंदाज करते हुए वो आगे जाने लगी। उसकी नजर बेड पे पड़े शख्स पर पड़ी, जिसके सर पे सफेद पट्टी बंधी हुई थी, मुंह पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, नाक पे ऑक्सीजन मास्क लगी थी। वो मुसलसल ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे बहुत मुश्किल से ही सांस ले रहा हो, एक एक सांस उसको तकलीफ दे रही हो।
वो बगैर किसी को देखे चीज़ों को पकड़े उस तक पहुंच रही थी। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो खुश्क होती आंखों से उस तक जा रही थी। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंच रही थी, उसकी हरकत में इजाफा हो रहा था। उसके सांस लेने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वो बंद आंखों से उसको महसूस कर रहा था। वो उसके पास थी, बिल्कुल पास। ऐसे कैसे हो सकता था वो उसके पास आए और उसकी महबूबा की खुशबू ना आए? वो आंखें बंद किए ही लेटा था। वो नहीं चाहता था वो उसके पास आए, उसको इस हालत में देखे। वो उसके पास आई, उसके सर वाली तरफ खड़ी हुई, अपने दोनों हाथ इसके बेड पर रखे, अपनी आंखें बंद की, आराम आराम से सांसें लेने लगी। क्यों आई हैं आप यहाँ? वो अपनी आंखें बंद किए वहां खड़ी थी कि उसको आवाज सुनाई दी। उसने एकदम अपनी आंखें खोली। वो अपने मुंह का रुख दूसरी तरफ करके आंखें बंद किए लेटा था, जैसे वो उसको दिखना ना चाहता हो। ऑक्सीजन मास्क की वजह से वो लफ्जों को टुकड़े टुकड़े करके बयान कर रहा था, जैसे उसके बोलने में तकलीफ हो रही हो। पास खड़ी डॉक्टर और नर्स ये सब देख रहे थे। डॉक्टर ने अंदर आते ही वो होश में आ गया था। बस उसका मसला था तो सांस लेने का, जिसकी वजह से नर्स इतना डरी हुई बाहर आई थी। डॉक्टर ने पास खड़े स्टाफ को आंखों के इशारे से बाहर जाने का कहा और खुद भी दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। अब वह उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। वो एक सकते के आलम में खड़ी उसको देखती रही। वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बेरहम कैसे हो सकता है? कितनी सोचों के बाद वो वह उसके पास आई थी, और वो कैसे धुतकार रह सकता है? कैसे उसको रुसवा कर सकता है? वो तो उसको अपनी ही नजरों में गिरा रहा था। जाए आप यहाँ से। वैसे ही रुख दूसरी तरफ किया वो एक बार फिर बोला, उसका लिहाज रखे बगैर बोला कि वो बीमार है, मुश्किल से चल के आई है, बहुत मुशक्कतों के बाद उस तक पहुंची है। चली जाऊं मैं? नजरें झुकाए, एक हाथ से मुंह पर हल्की सी चादर की, आंखों से मैं आंसू लिए वो इसी की तरफ देखते हुए बोली। उसने ऐसे चादर रखी थी कि उसका मुंह किसी को नजर ना आए। एक हाथ से वो मुसलसल चादर को आगे करती रही थी। हाँ, चली जाए आप यहाँ से। उसने एक बार फिर उससे बेरहमी से कहा, अपने हाथों की मुट्ठियों में बेड पर पड़ी चादर को मजबूती से पकड़ने लगा। आपको छोड़ के चली जाऊं मैं? भारी होती आवाज के साथ इसने मासूमियत से पूछा। वो मुसलसल उसी को देख रही थी, जैसे उसने आज से पहले कभी उसको ना देखा हो। हाँ। अब की बार उसके पास कोई जवाब ना था। रुख दूसरी तरफ की, आंखों में नमी को एक हाथ से साफ करते हुए उसने बस एक लफ्ज में जवाब दिया, जिसे वो कुछ और बोलेगा तो अपना जब्त खो देगा, उसके सामने वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। आंखों से आंसू साफ करते हुए उसने मासूमियत से ठीक बनते हुए कहा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? उसे से बोलते हुए वो उसी की तरफ मुड़ा, उसको अपने सामने खड़ा दिखा। अब उसके दोनों हाथ नीचे थे। चादर उसके चेहरे पर ऐसे थी कि एक तरफ बिल्कुल छुपा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी महबूबा उसके सामने खड़ी थी, फिर भी वो उसको देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसको एक नजर देखते ही उसे अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। आंसू उसकी आंखों से निकलते हुए तकिए पर गिरने लगे। वो आंसू साफ नहीं करना चाहता था। वो उसको महसूस नहीं करवाना चाहता था कि वो रुख दूसरी तरफ किए रो रहा है। इधर देखे, मेरी तरफ। अब की बार वो थोड़ा आगे आई, एक हाथ को उसके बेड पर रखा और आराम से उसके पास उसके बेड पे बैठी। उस वक्त वो भूल गई थी वो खुद भी बीमार है, उसको भी दर्द है। उसको बस इतना याद था कि वो अपने वजदान के पास है। ठीक है ना? इसने रोते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसको अपनी तरफ मोड़ रही हो, अपनी तरफ देखने का कह रही हो। उसके कंधे पे हाथ रखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो रो रही थी, उससे कुछ मांग रही थी। कितना बेबस था वो, कुछ देना तो दूर उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। नाराज है मुझसे बहुत। आंखों में आंसू लिए वो एक बार फिर बोली, जैसे वो चाहती हो सामने लेटा शख्स उससे बात करे। वो चुप को तोड़े। चाहे ना यहाँ से आप। वो जो कुछ वक्त पहले खुद को बहुत मजबूत बना रहा था, एकदम से हार गया। इसकी तरफ अपने चेहरे का रुख करते हुए सिसकियां ले लेकर रोने लगा। क्यों रोते हैं आप? वो उसके करीब हुई, उसके चेहरे पे हाथ रखा, उसके आंसू ऐसे साफ करने लगे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती हो। आप खुद को क्यों बर्बाद कर रही हैं? उससे आंखें बंद किए नरमी से उसको कहा। किसने कहा मैं खुद को बर्बाद कर रही हूँ? उसके पास उसके ऊपर झुके वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उससे पूछने लगी। मुझे नहीं लगता मैं सारी जिंदगी कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकूंगा, मैं कभी चल सकूंगा। उसने गहरी सिसकी लेते हुए कहा, जैसे उसने अपने पाँव ही नहीं खो दिए, उस लड़की को भी खो दिया है जिसको उसने दिन रात दुआओं में मांगा था। मैंने तो आपसे मोहब्बत की है, फकत आपसे। अगर आप सारी जिंदगी होश में भी ना आते, मैं तब भी आपका इंतजार करती, आपके पास ऐसे ही बैठी रहती, आपकी दाढ़ी को देखती। आपको पता है कितनी अच्छी लगती है मुझे आपकी दाढ़ी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट। उसने आराम से उसके मुंह से मास्क नीचे किया, जैसे अब वो नॉर्मल सांस ले रहा है, सही से बात कर रहा हो। वो उससे इजहार मोहब्बत कर रही थी, बच्चों की तरह उससे बात कर रही थी।
जैसे वो सब कुछ भूल गई हो। उसको याद ही ना हो कि सामने बैठे शख्स से उससे इस तरह मुलाकात पहली है। उसको वो सदियों का बंधन लग रहा था, जैसे वो सदियों से उसको जानती हो, रोज उससे ऐसे ही बात करती हो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? क्यों नहीं सुन लेती आप मेरी बात? उसने नजरें झुकाए हुए कहा। एक लम्हे भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो उसको देखता। आज पहली दफा थी जब वो उसके सामने मुकम्मल नकाब उतारे बैठी थी, उसकी होके बैठी थी। फर्ज करें आप बिल्कुल ठीक हो, मैं ऐसे आपके सामने लेटी हूँ और मैं आपको कहूँ कि मैं एक मुकम्मल औरत नहीं रही। मैं बीमार हूँ बहुत, मेरा एक गुर्दा नहीं है। जिंदगी में आप पे बोझ बनी रहूंगी, तो आप क्या कहेंगे? छोड़ जाएंगे मुझे? उसने नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया, जैसे वो चाहती हो वो उससे बात का जवाब उसकी तरफ देख के दे। आपको तो मैं मर के भी ना छोड़ूं। आप मेरे पास हो, मेरे साथ हो, बस यही बहुत है। आपका सहारा बनूंगा मैं। आपको इतनी मोहब्बत दूंगा कि भूल जाएंगी आप सब कुछ। आपको अपने दिल से लगा के रखूंगा मैं। मोहब्बत की है मैंने आपसे, शदीद मोहब्बत। मेरी मोहब्बत को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी महबूबा मुकम्मल नहीं है। आंखें बंद किए बस वो बोले चले जा रहा था, जैसे उसको बेड पे लेटे ही देख रहा हो, उससे बातें कर रहा हो। मेरा भी यही जवाब है। मेरी मोहब्बत इस बात की मोहताज नहीं है कि मेरा महबूब चल सकता है या नहीं। इसने उसके दिल पे सर रखते हुए कहा। वो भूल गई थी वो जो शख्स इसके सामने लेटा है वो उसका नामहरम है। वैसे भी मोहब्बत कहाँ देखती है किसी नामहरम से हो रही है या महरम से? वो तो बस हो जाती है कुछ खास दिलों को कुछ खास लोगों से। कुछ खास दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं। मोहब्बत तो मौत सा है, और मौत से कब आम होते हैं। इसके दिल पर सर रखते हुए वो कुछ वक्त पहले अपना सारा दुख भूल गया। आंखें बंद की उसके उसके कंधों के गिर्द अपनी बाहों का हाथ डाला, जैसे उसकी बाहों में पूरी दुनिया समा गई हो, उसको उसकी कायनात मिल गई हो। मलिका बहुत मोहब्बत करता है विश्वनाथ तुमसे। कुछ वक्त के बाद उसने अपने दिल पर सर रखते हुए रखे उस लड़की को कहा। मुझसे कम। उसने आंखें बंद के मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फातिमा ने हल्का सा दरवाजा खोला और फौरन ऊपर हुई, सुर्ख होते चेहरे के साथ सामने लेटे शख्स को देखने लगी, जैसे वो अब शर्म से पीछे नहीं देख पाएगी। उसको देखते ही वो मुस्कुराने लगा। आए ना आप भी? इसी मुस्कुराहट के साथ उसने बहन को अंदर आने का कहा और फिर उस लड़की को देखने लगा जो चेहरे पे हाथ रखे बैठी थी। फातिमा के अंदर आती वो जल्दी जल्दी वहां से उठने लगी। आराम से जरमीना, क्यों उठ रही है? तुम्हारी ही तो जगह है ये। फातिमा ने इसको आराम से पकड़ते हुए कहा। फिलहाल ऐसा है कि मुस्तकिल यहाँ बैठने के लिए तुम्हें कुछ वक्त यहाँ से उठना पड़ेगा। इसने बारी बारी दोनों को देखा जो हैरत से इस तरफ देख रहे थे। नहीं समझे? भाई मौलवी साहब बाहर खड़े हैं और आपकी यूनिवर्सिटी की पूरी पलटून भी, जिनका बस नहीं चल रहा कि दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए। इस बात पे दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के बीच मुस्कुराहट का तबादला हुआ, जैसे आज से पहले इन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं मिली। अरे लैला मजनू सुन रहे हो? दोनों बाहर मौलवी खड़ साहब खड़े हैं। फातिमा ने इन दोनों को देखते हुए शरारत से कहा। फातिमा की बात पे वो एकदम उठी, जैसे शर्मिंदा हुई हो। वो कब से उससे उठने का कह रही है और वहीं बैठी है। सनमीना, तुम यहाँ सोफे पे बैठ जाओ। फातिमा ने इसके बाजुओं से पकड़कर आराम से वहां बिठाया। आप भी? वो चादर। उसने अपने पास पड़ी उस सफेद चादर की तरफ इशारा करते हुए बहन को कहा, जो उसकी अगली बात समझ गई थी वो बहन को क्या कहना चाहता है। फातिमा ने वो चादर उठाई और सोफे पे बैठी लड़की के सर पर डाल दी, जैसे उसका सारा चेहरा उस चादर ने ढांप दिया हो। आज उसकी शादी थी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। अमूमन शादी पर दुल्हन ने सुर्ख जोड़ा पहनती है। उसने सफेद चादर ओढ़ी थी जो उसको उसके महबूब ने तोहफे में दी थी। आप भी? मौलवी साहब आ जाए। बाहर से एक बहन ने अंदर आते हुए कहा। जी उनको बोलो आ जाए। फातिमा ने मुस्कुराते हुए इसको कहा और फिर अपने भाई को देखा जो आंखें बंद किए लेटा था, जैसे खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो उनकी दी हुई कोई नेमत पे, उनको खुद को उनके सपुर्द कर रहा हो। इसके बाद किसी चीज की ख्वाहिश से इनकार कर रहा हो, कह रहा हो मुझे मेरी दुनिया मिल गई है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समीना सवाती वल्द इब्राहिम खान सवाती, आपका निकाह सैयद वजदान हुसैन शाह वल्द अब्दुल्ला रहमान शाह के साथ वकील की वकालत से गवाहों की मौजूदगी में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाजिर और नाजिर जान के, हजूर अक़दस की सुन्नत की पैरवी करते हुए शहरियत मुताहरत के मुताबिक हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राज फिल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? ये तीसरी बार थी जब मौलवी साहब इतने लोगों की मौजूदगी में आवाज बुलंद उससे पूछ रहे थे। वो सर को हिलाते हुए तीसरी बार इसका कबूल कर रही थी। आज वो सैयद वजदान हुसैन शाह को कबूल नहीं कर रही थी, वो अपनी खुशियों को कबूल कर रही थी, अपने हिस्से की पूरी दुनिया को कबूल कर रही थी। वो आसमान की तरफ रुख मोड़े आंखें बंद किए एक ही लफ्ज सुन रहा था। वो सरमीना गुल के मुंह से कबूल है सुन रहा था।
इस एक लफ्ज़ के अदा होने के बाद बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता। इस दौरान ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा था जब उसकी आंखों से आंसू ना निकले हों। आंसू तो हर रात उसकी आंखों से निकलते थे। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो रात को रोए बगैर सोए। वो हर रात उसको मांग के सोता था। आज उसकी दुआ सुन ली गई थी, उसकी झोली भर दी गई थी। समीना के बाद मौलवी साहब ने अपना रुख उसकी तरफ किया। उसने निकाह की कबूलियत मांगी। उसने तो अरसा पहले इसको कबूल कर लिया था अपने दिल में, अपनी रूह में। आज वो उसकी जिंदगी में आने की कबूलियत मांग रहे थे। वो दिल पर हाथ रख के उसको कबूल कर रहा था। उसके 3 बार कबूल कहने पर कमरे में एक बार शोर की आवाज आई। वहां खड़े हर शख्स की आंख नम थी। आज कोई ये नहीं देख रहा था कि एक सवाती का निकाह एक सैयद से हुआ है। आज सब मोहब्बत के मिलन पे खुश थे। वहां खड़ा हर शख्स एक दूसरे को गले लगा रहा था, मुबारकबाद दे रहा था। कमरे से बाहर सब ऐसे गले मिल रहे थे जैसे उनकी जिंदगी में आज कोई बड़ा जश्न आया हो, जिसको वो उछल उछल के बना रहे हो। हर कोई खुश था, हर कोई उनसे मिलना चाहता था, उनको मुबारकबाद देना चाहता था। मुबारक हो मिसेस विजदान हुसैन शाह। फिजा उसके कदमों में बैठी, इसका घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया, उसके दोनों हाथ पकड़े। नम आंखों से उसको देखा। जिसका बस नहीं चल रहा था वो वहीं खड़ी हो जाए, उसको अपने दिल से लगा ले। तुम कब आई? ये उसकी जिंदगी की दूसरी बड़ी खुशी थी। फिजा उसके पास ही उसके निकाह में शरीक थी। कब से आए हुए हैं हम आपके दीदार के मुंतजिर बाहर खड़े थे। फिजा वहीं बैठे घूंघट उठाए उससे सरगोशी में बातें कर रही थी। यही होना मेरे पास। फिजा के चेहरे पे प्यार से हाथ रखते हुए उसने कहा, अब हमारी क्या जरूरत आपको भाई? इसे शरारती से अंदाज में आंख मारते हुए कहा। वो समझ गई थी वो क्या कह रही है। दफा हो जाओ, इसे नजरें झुकाते हुए सुर्ख चेहरे के साथ कहा। अरे अरे, मिठाई खाए भाई सब। मुदस्सिर हाथ में मिठाई की टोकरी पकड़े इधर उधर घूम रहा था, सबके मुंह अपने हाथ से मीठे करवा रहा था। हानिया आप भी ले। हानिया के सामने खड़े होते उसने नजरें झुकाए हुए कहा, इतने मासूम ना बने आप मुदस्सिर, मैं बहुत खुश हूँ। इसे मुस्कुराते हुए मिठाई का टुकड़ा हाथ में पकड़ा। सर, आपके लिए हमने एक सरप्राइज प्लान किया है। आपको और भाभी को हमारे साथ चलना है। वहां खड़े एक स्टूडेंट ने खुशी से करते हुए कहा। कैसा सरप्राइज बच्चों? प्रिंसिपल साहब ने उनकी तरफ देखते हुए हैरत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सर, वो तो सर वजी के लिए है। आपका वक्त गुजर चुका है। इसकी बात पे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हर कोई मुस्कुरा रहा था, हर कोई खुशी से झूम रहा था। डॉक्टर साहब, हम इन दोनों को ले जाएं? डॉक्टर शाह को इनके प्लान का पहले से ही पता था। उन्होंने इन दोनों का दूसरे कमरे में जाने का बंदोबस्त कर रखा था। वो कमरे में पहले लाया गया था। वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। अमूमन ऐसा होता था कि कमरे में दुल्हन पहले लाई जाती है, मगर यहाँ शादी विजदान हुसैन शाह और जमीना गुल की हुई थी। यह दूल्हा पहले लाया गया था। यह अनोखी शादी थी जो अस्पताल में हुई थी, इतने लोगों की मौजूदगी में हुई थी। आराम से चलो जमीना गुल, इतनी जल्दी भी क्या है? फिजा ने बाजू से पकड़े हुए इसको शरारत से कहा। वो एक एक कदम आगे आ रही थी। दरवाजा खोलते ही उसे लगा जैसे वो किसी बाग में आई हो। हर तरफ मोतिये के फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। सारा कमरा मोतिये से सफेद हुआ था। फिजा जानती थी इसे मोतिये के फूल और इनकी खुशबू कितनी पसंद है। कमरे में कदम रखते ही उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वो खुशबू इसको महदहोश कर रही हो, अपने शहर में ले रही हो। फर्श में सुर्ख गुलाब की पत्तियां ऐसे पड़ी थी जैसे वह फर्श था ही फूल थे। अच्छा सरमीना, हम चलते हैं अब। फातिमा ने उसका माथा चूमते हुए कहा। कमरे का दरवाजा बंद होते ही वो थोड़ा आगे आई, जहां वो लेटा था। बहनों के जाते ही उसने अपना रुख उसकी तरफ किया, जैसे उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की ना देखी हो, कोई हूर हो जो आसमान से बस उसके लिए उतरी हो। उसके बाद जाने से पहले वो वॉशरूम गई, वजू बनाया और बाहर निकली। बाहर आते ही उसने जायनमाज बिछाई, उस पे बैठी और बैठते ही 2 रकत नफल शुक्राने के अदा करने लगी। उसने पहले से सोचा था जब वो उसका होगा, वो दोनों शादी की रात एक साथ शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। उसने एक दफ़ा शुक्राने के नवाफिल पढ़े, फिर दूसरी दफ़ा नियत की। अब की बार वो नियत सामने लेटे विजदान की तरफ से थी। वो मुसलसल उसको देख रहा था। उसके कमरे में आने के बाद ऐसा कोई लम्हा नहीं था कि उसने उस पर से नजरें हटाई हों। उसने आंखों से मोहब्बत का सफर निकाह तक तय किया था। वो महबूबा से आज उसकी बीवी बनी थी। वो जो एक नज़र उठा के उसको नहीं देखता था, आज उसको ऐसे देख रहा था जैसे आज से पहले उसने उसे कभी देखा नहीं था। नमाज के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। आज सारी दुआएं कबूल हो गई थी। आज उसके पास मांगने को कुछ नहीं था। उसने आंखें बंद की, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह जी, आपका बहुत 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 शुक्र है। मुझे मेरी मंजिल देने पर शुक्रिया, मुझे मेरा वजदान देने पर शुक्रिया। नमाज से वो मुस्कुराते हुए उठी और कमर पे हाथ रखे वो उससे बेड पर आई जहां वो लेटा था। आज पहली दफा उसने उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट देखी थी, ऐसा सुकून देखा था। वो खुश था, आज बहुत खुश। मलिका, ठीक हो ना? आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उसने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जब वो उसके करीब हुई, इतने करीब हुआ कि गुजर भी दरमियान में ना हो। इसने उसके दिल पे सर रखा। मुझे ये साथ चाहिए था खान साहब।
مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ سے بڑا تحفہ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا میرے لیے. میری ساری خوشی آپ سے ہے، فقط آپ سے. آپ مل گئے ہیں نا مجھے، سارا جہاں مل گیا ہے. وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی، اس کو اپنی خوشی بتا رہی تھی. جو سکون اس کو اس وقت مل رہا تھا، اس سے پہلے اسے ایسا سکون نہیں ملا تھا. ملکہ پتہ ہے کیا سوچا تھا میں نے؟ ہماری شادی ہوئی میں تمہیں زیارت کروانے لے جاؤں گا. پتہ ہے کس کی زیارت؟ آقا کے گھر کی زیارت. میں وہاں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس نے مجھے پاکیزہ عورتوں میں سے ایک پاکیزہ عورت دی ہے. میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں، تم میرے پاس ہوگی. آقا کے سامنے تمہیں اپنے دل سے لگاؤں گا، ان سے وعدہ کروں گا جیسے محبت آپ نے اما عائشہ جان سے کی ہے، میں ویسی محبت اپنی زرمینہ گل سے کروں گا. مگر وہ خوشی خوشی سے بتا رہا تھا، پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا کہ وہ اچانک چپ ہوا، جیسے اس کا یہ خواب اب خواب ہی ہے. مگر کیا؟ اس نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ مگر کے آگے کا جملہ بھی سننا چاہتی ہو. مگر اب ایسا کچھ ممکن نہیں ہے. اسے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھ سے تکلیف سے کہا، ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے ہم اسی مہینے وہیں چلیں گے. مجھے یقین ہے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے ان دونوں کو آنکھوں کا باری باری چومتے ہوئے کہا، ملکہ پتہ ہے میرا کیا دل چاہتا ہے؟ ہماری پہلی بیٹی ہو جو بالکل تمہارے جیسی ہو، معصوم، پاکیزہ. اسے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اسی کو دیکھ رہی تھی. لیکن ایک بات سن لے، بچوں کے نام میں رکھوں گی. اس نے ایک بار پھر اس کے دل پر سر رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، جی وجدان کی ملکہ، آپ ہی رکھنا. ویسے کیا نام رکھیں گے آپ؟ اس نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا. یہ پہلا دن تھا جب اس نے اس کے بال دیکھے تھے. اس کے چہرے پر پڑتا خوبصورت ڈمپل دیکھا تھا. بیٹی کا نام رورو لین رکھیں گے اور بیٹے کا نام احمد رکھیں گے. بس دو ہی بچے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا. تو اور کتنے؟ وہ ہلکا سا اوپر آئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا. کم از کم 10. اس نے مسکراتے ہوئے شرارتی سے انداز میں کہا. وہی 10 بچے؟ نہ بڑا کوئی 10 بچے نہیں. اس نے مصنوعی سے ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، جو میری ملکہ کہے گی وہی ہوگا، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا ملکہ. بس وجدان سے کبھی دور نہ ہونا، اس کی آخری سانس تک اس کی شریک حیات رہنا، اس کی دنیا سے کبھی نہ جانا. اس نے اس کے ماتھے کو پیار کیا اور چوما، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کو اپنے قریب کیا اور کھڑکی سے باہر اس چاند کو دیکھنے لگا جو ان کے آنسوؤں سے لے کر ان کے ملن تک کا گواہ تھا. وہ چاند بہت خوش تھا آج، ان دونوں کو مبارکباد دینے آیا تھا. محبت کی پاکیزہ مثال بننے کی مبارکباد، اس پاکیزہ محبت پر ملن کی مبارکباد. اوکے گائز، یہ ناول کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں اس ناول کے بارے میں فیڈ بیک لاسٹ میں دیجیے گا، اور نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئکن کو بھی پریس کریں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.